कंपनी फॉर्म को बताने के लिए कितनी चीजें यूज होती है, नाम क्या क्या यूज होते हैं बता सकते हो? कॉर्पोरेट वर्ड यूज करते हैं अपन कंपनी के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्लियर है, ठीक है ना। बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड भी हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? कंपनी। ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये कंपनी है, और ऐसा क्लियर है क्या? ठीक है, तो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है नहीं? लेकिन सारी बॉडी कॉर्पोरेट क्या कंपनी है? नहीं है, ऐसा समझना ध्यान से, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट का जो जनरल मीनिंग है समझना, जनरली द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन मीन एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इट हैज अ सेपरेट लीगल, द मोमेंट आप क्या पढ़ते हो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो क्या याद आता है? कंपनी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इस बात को समझना कि सेपरेट लीगल एंटिटी फीचर बेसिकली किसका है? बॉडी कॉर्पोरेट का। कंपनी भी क्या है? सेपरेट लीगल, कंपनी भी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, समझ आ रहा है? तो ये फीचर उसको बॉडी कॉर्पोरेट का मिला हुआ है। आप ये मत बोलने लगना कि बॉडी कॉर्पोरेट के पास कंपनी जैसे सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। आप इसको कैसे बोलोगे? कंपनी के पास सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, इसलिए वो बॉडी कॉर्पोरेट भी कहलाती है, या कहें उसके अंडर में भी आएगी। आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? ठीक है ना। इट हैज यानी कंपनी के पास भी होती है बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट के पास तो होती है, आ रहा है समझ में? क्लियर है? इसलिए कंपनी के पास भी, क्लियर है, ठीक है ना। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, आ रहा है समझ में? तो ये जो फीचर है, बस इसको ज्यादा करीब इन फीचर्स को किसके मानना आप? बॉडी कॉर्पोरेट। फिर बाद में ये किसके पास मिले ऐसा बोलो? कंपनी को। क्लियर है? और चौथा क्या है? इट हैज द कैपेसिटी टू sue an own property in its own name. Similarly, it can be sued in its own name. तो बेसिकली कंपनी के जो फीचर्स हम पढ़ते हैं, समझ आ रहा है? तो ये फीचर्स उसको किससे मिले हैं? बॉडी कॉर्पोरेट से। इसका मतलब ऐसी एंटिटीज हो सकती हैं जिनके पास ये फीचर्स हैं, लेकिन वो क्या नहीं है? कंपनी नहीं है, समझो। इसके पास ये फीचर है और वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है पर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ रहा है, समझो इस बात को, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? जनरली बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसमें कि ये सारे फीचर्स होते हैं, समझ में आ रहा है? तो जिसमें भी ये सारे फीचर्स हैं वो क्या कहलाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना। हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए कुछ ऐसी एंटिटीज हो सकती हैं जो कंपनी नहीं है फिर भी ये वाले फीचर उसमें है। तो अपन जनरली बोलचाली भाषा में क्या बोलते हैं? कह रहे इसमें कंपनी जैसे फीचर है, तो अपन उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि कंपनी जैसे फीचर है, ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है इसलिए इसमें ऐसे फीचर है। कौन से वाले? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या इनकॉर्पोरेटेड अंडर इन लॉ, परपेचुअल सक्सेशन, कैपेसिटी टू sue and be sued। समझ में आ रहा है? तो जिसके पास भी ये फीचर है तो अपन ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे हाँ ये तो कंपनी, नहीं, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। और अगर वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो फिर वो क्या कहलाएगी? कंपनी। समझ आ रहा है क्या आपको? क्लियर है? ठीक है ना। तो आप समझ लो कि एलएलपी जो है वो एक तरीके से क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट की जैसी है, अरे सर इसमें ये फीचर है लेकिन वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं। चलो देखो, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। समझ आ रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसीलिए जो फॉरेन कंपनी है जितनी भी, वो कंपनी नहीं है लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आ रहा है? ठीक है। इन जनरल पूरे एक्ट में ना हम इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते रहे। कौन से टर्म को इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी। और जनरली तो हम क्या बोलते हैं? कंपनी। क्लियर है? बॉडी कॉर्पोरेट का रोल सिर्फ यहीं पर होगा, सिर्फ यहीं पर होगा। कुछ जगहों पर बस क्या हो सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट का रोल स्पेसिफिकली थोड़ा सा आ सकता है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना। तो किसको इंक्लूड वो नहीं करता? तो एक तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्लूड नहीं करता, रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। समझ आ रहा है? ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है, समझ आ रहा है?
हम बस इसको याद कर सकते हैं कि भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है अपन क्या नहीं बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट, भले ही उसमें ये फीचर्स आ जाए, जिसमें भी ये फीचर है वो क्या होगी, बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये फीचर होने के बाद भी उसको हम क्या नहीं बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट not being a company as defined under this act which CG may by notification specify in this behalf। तो कुल मिलाकर के सिर्फ एक ही एक्सेप्शन समझ लो बचा, कौन सा वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे भले ही उसमें ये फीचर्स। तो बेसिकली एक ही एक्सेप्शन है। अच्छा सुनो, पिछले मतलब 5-6 साल में इसमें इस डेफिनेशन में 1-2 अमेंडमेंट जो है वो हुए, उसके बाद परिष्कृत रूप में ये ऐसी है। क्लियर है? अगर और कुछ हुए होंगे तो इसमें फिर चेंजेस और फर्दर हो जाएंगे। ऐसा वैसे सारे सेक्शंस के साथ रहेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि थोड़ा सा डायनामिक सा रहता है ये, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के आने के बाद काफी डायनामिक हो गया कंपनी, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। तो खैर हमको वो सारे अमेंडमेंट सेपरेटली कवर करने हैं, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर डेट होगी, क्लोजिंग लास्ट डेट होगी, जब तक के सारे अमेंडमेंट्स आपको कवर करने। क्लियर है क्या? ठीक है, तो देख लो, इसका इससे ज्यादा और कोई यूज खास होने वाला नहीं। क्लियर? तो आपको कुल मिलाकर के ये 4 चीजें याद रखनी है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, समझ है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। आ रहा है समझ में? और आपको एक क्या याद रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट, बस समझ में आ रहा है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, फॉरेन कंपनी क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो ये बस छोटी सी बात है, समझना। इसका और कोई रोल आपको कंपनीज एक्ट में नहीं मिलेगा खास। क्लियर है क्या? हाँ, एक खास बात जो मैं स्पेसिफाई कर दूं इसमें, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन में आओ जरा। ठीक है, यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट टर्म यूज हुआ है, समझ में रहे? इस जगह पर कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। इतनी डेप्थ में अभी तक कोई क्वेश्चन या वो सब आया नहीं हुआ है, बस मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। आ रहा है समझ में? क्लियर है? इसके इम्प्लीकेशंस बड़े निकल सकते हैं, नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ सिर्फ कंपनी मत देखना, यहाँ पर क्या देख सकते हो आप, बॉडी कॉर्पोरेट को देख सकते हो। होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मींस द कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनीज। तो यहाँ पर कंपनी का जो भी एक्सप्रेशन है उसमें अपन क्या इंक्लूड कर लेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। समझ गए आप? क्लियर है? ठीक है, इस लेवल का क्वेश्चन ही बना, मतलब अगर इसके केसेस बनाने जाएंगे तो बहुत पेचीदा केसेस बन सकते हैं, लेकिन पहले अपन पीएफआई और वो सब पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन इस पूरे उसमें जाएंगे, ठीक है, वो भी नीड लगेगी तो। क्लियर है? ठीक है, चलो अब अपन कहाँ पहुंच गए? हाँ, हाँ, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्लियर है ना? मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, क्योंकि कंपनी बोल रहा है ना, एंटिटी भी बोलता तो फिर अपन उसको लेते कुछ और, लेकिन ठीक है, इतना उसमें लोड नहीं लिया होंगे, तो टेंशन मत लो। क्लियर है? ठीक है, चलो अब कुछ रैंडम कुछ और टाइप की कंपनीज, ठीक है ना। तो एक है डॉर्मेंट कंपनी। देखो, कंपनीज एक्ट का सारा हिसाब किताब पता किससे चलता है, कंप्लायंसेस कितने निभाने हैं। कंपनीज एक्ट का सारा हिसाब किताब किससे चलता है कि कंप्लायंसेस कितने निभाने। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अलग सिस्टम है, समझना रहे, गवर्नमेंट कंपनी का। कंपनीज एक्ट 2013 से ये इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है? कंपनीज एक्ट 2013 से ये इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया। क्लियर है क्या? ठीक है। गवर्नमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है पता है क्या? सुषुप्त अवस्था। गवर्नमेंट मतलब अपन वोल्केनोस वगैरह के लिए यूज करते थे, मेरे को तो वही याद है 10th क्लास के आसपास। अरे सर मैं गवर्नमेंट वोल्केनोस या जो भी है, ठीक है, आप लोगों ने कहीं और भी पढ़े होंगे, ठीक है, समझो, ठीक है ना। एक ऐसी कंपनी, अच्छा ये था क्या आप लोगों को फाउंडेशन वगैरह? हाँ क्या? हाँ तो फिर चलो, मुझे लगा कि ये पहली बार डिस्कस हो रहा
सुनो ध्यान से, ठीक है ना। डोरमेंट कंपनी मतलब कि मैं कंपनी जरूर रजिस्टर करा रहा हूँ अभी, बहुत ध्यान से समझना बेसिक। मैं द मोमेंट मैं कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा लेता हूँ ना, तो दुनिया भर की फाइलिंग की, आरओसी की फाइलिंग, ये भी फाइल करो वो भी फाइल करो, वो सब नौटंकी जो सोल प्रोप्राइटर में या पार्टनरशिप में नहीं होती ना, वो सब नौटंकी मुझे निभानी पड़ जाती है। क्योंकि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो के कुछ नहीं कर रहे तो भी कुछ ना कुछ डिटेल आपको देनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने लोगों के साथ गड़बड़ी ना हो उसके लिए बना रखा है ना प्रोविजन, समझ में आ रहा है। तो वो फाइलिंग वगैरह करनी आपके कंपलसरी, लेकिन वो बन जाता है सरदर्द। अरे समझ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैंने कंपनी इसलिए रजिस्टर कराई है, ठीक है, ताकि हिसाब किताब प्रॉपर हो जाए। मान लो कि जैसे कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन वाला वो जो बताया था मैंने आपको एग्जांपल, कि कहीं पर गैस का भंडार मिला है, समझ आ रहा है, ठीक है। बॉम्बे आई सुना है आप लोगों ने, ठीक है, मुंबई जैसे सागर में आपको कोई तेल का भंडार या कुछ ऐसा मिला, ठीक है। तो होता क्या है कि वहां पर पूरा सेटअप करना है, आप समझ आ रहा है, पूरा सेटअप करना है तो बड़ा सारा टाइम लगने वाला है, मतलब 3-4 साल हो सकता है लग जाए। कोई नया इन्वेंशन कर लिया मान लो आपने, समझ आ रहा है, तो उसको पूरा वो करना है। लेकिन कंपनी अभी से रजिस्टर करा करके आप क्या करना चाह देते हो कि भाई उसके नाम पर अपने पेटेंट या वो जो भी कुछ है उसको रजिस्टर कर ले, फिर जो जो खर्चे थोड़े बहुत होंगे अगर, तो वो अपन उसमें रजिस्टर करते जाएंगे। बेसिकली कमर्शियल ऑपरेशन मैं अभी स्टार्ट नहीं करता हूँ। दूसरा कि चलते कंपनी में अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम आ गई है तो थोड़े टाइम के लिए हम उसको बंद रखना चाहते हैं। हम कंपनी को मारना नहीं चाहते हैं, बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि बंद करने को क्या बोलते हैं अपन, वाइंडिंग। और ऐसा हम बंद नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ थोड़े टाइम के लिए हम कंपनी को चाहते हैं कि भाई हमको अभी हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम पे ये सारे तामझाम ना लगे। और ऐसा उसके लिए व्यवस्था की गई है कि आप एक काम करो, डोरमेंट का स्टेटस ले लो, यानी कि ये ऑटोमेटिक टाइप नहीं है, मेरी बात समझना ध्यान से। कोई भी टाइप ऑफ कंपनी किस तरीके से होगा, एक कंपनी में दूसरी कंपनी के अगर शेयर खरीद ले तो ऑटोमेटिकली हम उसको क्या बोलने लग जाएंगे, फिर होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी। उसके लिए अलग से कुछ करना है क्या उसको, नहीं। और जब आपकी कंपनी बनी और अपने आर्टिकल्स में आपने वो लिख लिए तो आपको ऑटोमेटिकली हम क्या बोलने लग जाएंगे, प्राइवेट कंपनी। आपने वो बातें नहीं लिखी तो ऑटोमेटिकली हम आपको क्या बोलने लग जाएंगे, पब्लिक कंपनी। डोरमेंट कंपनी ऑटोमेटिक नहीं, डोरमेंट कंपनी समझ लो कि एक स्टेटस है जो आपको मांगना पड़ेगा। क्या फायदा, आपको बहुत सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के नहीं लगेंगे अगर आपको काय का स्टेटस मिल जाएगा, डोरमेंट का। तो उस हिसाब से आप क्या कहलाओगे, डोरमेंट कंपनी। अगेन वही बात है कि ये कंपनी होगी तो कोई प्राइवेट या पब्लिक टाइप। पॉइंट समझ में आ रहा है। आप क्या कर ले रहे हो बस कि कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन मुझ पर लगे ना, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, डोरमेंट का स्टेटस ले ले रहा हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो देखो क्या बोल रहा है, application by company to the registrar for obtaining the status of dormant company। इसकी साइड हेडिंग में पूरा मीनिंग छुपा हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे तो। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? देखो कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कर सकती है ताकि उसको काय का स्टेटस मिल जाए, डोरमेंट। इन दो केसेस समझ आ रहा है। इट वाज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी and it has no significant accounting transaction। significant accounting transaction यहाँ नीचे है, अभी थीम में समझ लो कि कोई बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं, समझ में आ रहा है, बेसिक बेसिक कर रहे हैं बस, समझ में आ रहा है कि आरओसी की फाइलिंग वगैरह। ऑपरेशन बंद है कंपनी में, कोई प्रोडक्शन कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बनी है। और इट इज एन इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी भी डिफाइंड है जिसका 2 साल से कुछ नहीं चल रहा है। तो ये दो टाइप की कंपनी क्या कर सकती है, डोरमेंट के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है। क्या फायदा होगा यहां लिखा नहीं है, क्या फायदा होगा, कंप्लायंसेस कम। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो लोग डोरमेंट के स्टेटस के लिए क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर जब तक कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं है लेकिन मैं कंपनी बना करके रखना चाहता हूं ताकि फ्यूचर में मैं चलाऊंगा कंपनी, तो 2 साल मुझे कंप्लायंसेस से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, इसके लिए मैं काय का स्टेटस ले सकता हूं, डोरमेंट। आपको क्लियर है क्या, कोई डाउट है तो मुझे बता देना। आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। तो इनएक्टिव कंपनी है तो अपन देख लेते हैं पहले कि इनएक्टिव कंपनी का क्या मतलब है। इनएक्टिव कंपनी किसको बोला जाएगा, लीगल है, आ रहा है समझ में। तो इसमें आप वो लॉजिक नहीं लगाएंगे कि हाँ मैं अगर नॉर्मल कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। लीगली इनएक्टिव कंपनी कौन सी कहलाएगी, देखो एक कंपनी जिसमें कोई बिजनेस ऑपरेशन अभी कुछ कैरी ऑन नहीं हो रहा है वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी वो, इनएक्टिव कंपनी। या तो फिर कंपनी जिसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं पिछले 2 साल से। 2 फाइनेंशियल ईयर भी डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में, याद रखना।
आ रहा है समझ में? क्या होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। और a company which has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial year। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो ये 3 बातें हैं, इनके कारण आप क्या कहलाओगे? क्या कहलाओगे? क्या कहलाओगे? इनएक्टिव। और अगर आप इनएक्टिव कंपनी हो तो आप कौन से स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हो? गवर्नमेंट। आ रहा है समझ में? तो ऐसे करके एरो करके लिख सकते हो आप, समझ में आ रहा है कि ये चीजें हैं। इनएक्टिव हो तो अप्लाई कर सकते हो, काहे के लिए? डॉर्मेंट के लिए। क्योंकि अगर आपने ये फाइलिंग नहीं की या अगर आपको कोई बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको ऑटोमेटिकली कोई एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा कंपनीज एक्ट से, समझ में आ रहा है? आपको लग रहा है कि भैया अभी थोड़े टाइम तक और ऐसा चलने वाला है, तो क्या कर लो? फिर डॉर्मेंट का स्टेटस मांग लो। किससे मांग लोगे? आरओसी से। आरओसी अपन किसको बोलते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आ रहा है क्या ये समझ में? ठीक है। उसके बाद फिर क्लियर है? दूसरा क्या है? ठीक है, इनएक्टिव कंपनी तो ये हो गया। It was formed and registered under Companies Act for a future project or to hold an asset or intellectual property and it has no significant accounting transaction। यहां पर भी ये significant accounting transaction। और inactive company की definition में भी क्या है? Company which has not made significant accounting transaction during the last 2 financial year। तो significant accounting transaction की जो definition है वो फिर हमारे लिए significant हो जाती है। और ऐसा समझ में important है, देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रही है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन दिस। इसका मतलब इनके अलावा सब क्या है? सिग्निफिकेंट। सिर्फ इतना कर रहे हो तो ठीक है, कम ट्रांजैक्शन कर रहे हो। देखो कॉन्सेप्ट समझो, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? इतने से ट्रांजैक्शन कर रहे हो बस, इसके अलावा कोई भी किया तो हम क्या बोलने लग जाएंगे कि क्या कर रहे हो? सिग्निफिकेंट। तब क्या दिक्कत होगी आपको? कि डॉर्मेंट का स्टेटस आ रहा है क्या ये समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है देखो, ठीक है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस, अदर देन पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार। आ रहा है समझ में? इसका मतलब सिर्फ रजिस्ट्रार को कंपनी की फीस पे कर रहे हो। एक्ट को फुलफिल करने के लिए, कानून को फुलफिल करने के लिए जो बेसिक बातें आपको लगानी पड़ रही हैं उसके पैसे दे रहे हो, या वो वाले ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि आपने जाकर के चालान भर दिया, आ रहा है समझ में? कुछ ऐसा कर दिया। तीसरा क्या है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। शेयर्स अलॉट करो, कंपनी बना रहे हो तो शेयर्स अलॉट कर रहे हो, इसका मतलब कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं। और चौथा क्या है? कि ऑफिस और रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो ऑफिस। इसका मतलब आप देखो कि इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन आपका किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? सिग्निफिकेंट। तो अभी बेसिकली जब तक कंपनी सुषुप्त अवस्था में, तो कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि जैसे ही आपने कमर्शियल ट्रांजैक्शन वगैरह स्टार्ट किया तो क्या कहलाएगा? क्या हो जाएगा? एक्टिव आप हो जाओगे। तो फिर आपको डॉर्मेंट का स्टेटस, क्योंकि तब तो आप फिर एक नॉर्मल कंपनी कहलाओगे ना। हमको चाहिए कंप्लायंसेस से छूट, क्योंकि 2 साल तक अभी इस कंपनी में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या बना करके रखना चाहते हैं? कंपनी को बना करके रखना चाहते हैं। तो जब भी ऐसी नीड है कि आप कंपनी को बना करके रखना चाहते हो, अरे समझ में, और कंप्लायंसेस भी आपको कम करना, तब आप काय का स्टेटस मांग सकते हो? ध्यान से समझना। देखो, a company which has not been carrying any business or operation, तो आपने सिर्फ कंपनी रजिस्टर करा करके क्या कर लिया? रख लिया। आ रहा है समझ में? यहां पर आपको कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की बात भी नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, कोई बिजनेस नहीं कर रहा तो क्या अप्लाई कर सकते हो? काय के लिए अप्लाई कर सकते हो? डॉर्मेंट के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये है तो भी आप क्या कहलाओगे? इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी हो तो क्या कर सकते हो? डॉर्मेंट का स्टेटस ले सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो डॉर्मेंट कंपनी कौन सी कहलाएगी? या तो इनएक्टिव हो और या तो कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आपने ना कर रखा हो। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, ठीक है ना? कि या तो आपने क्या कर रखा हो, ठीक है, एक बार इसको पूरा दोबारा से कर लेते हैं। कंपनी में मेक एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार काय के लिए? डॉर्मेंट के लिए इन द फॉलोइंग टू केसेस। कंपनीज एक्ट में बनी है टू होल्ड an asset or intellectual property and it has no
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी और कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है कि इनएक्टिव। ये दो केसेस में आप क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनएक्टिव होने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक अगर सिचुएशन पूरी हो रही है तो आप क्या कहलाओगे? इनएक्टिव। उस केस में आप क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट के स्टेटस के लिए अप्लाई। कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ। सेम नहीं होगा बिकॉज इनएक्टिव कंपनी वही है जिसका कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। देखो इनएक्टिव कंपनी कौन सी है? जिसका कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। श्योर हो? और भी पॉइंट्स हैं। हाँ, क्योंकि इसमें 2 साल वाली बात की गई। पहले वाले पॉइंट में बोला कि कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं, और जहां सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की बात की वहां पर 2 साल की लिमिट लगी हुई है। तो ये है अलग अलग। अरे सर मैं तो कह रहा हूँ एक छोटा सा भी माइनर सा पॉइंट होता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं। इसमें तो काफी मेजर है। अरे सर ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है? मतलब वो तो देखो क्या है, कंपनी बना रहे हो आप तो आपको शेयर्स अलॉट करने ही पड़ेंगे ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है कि कंपनी बना रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप क्या करोगे? उनकी शेयर होल्डिंग तो रखोगे ही ना। आप कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन, मेनली देखो थीम में क्या है, अपन वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रिटेशन कितना भी कर लें, थीम में क्या है कि आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आप कोई प्रॉपर ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं कर रहे हो तो आपको काय का स्टेटस मिल जाएगा? डोरमेंट का। तो कंपनी तो फ्रॉड भी कर सकती है क्योंकि डोमिनेंट में ज्यादा कंप्लायंसेस लगते नहीं है और उनके पास फ्रॉड करने के लिए ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। हाँ, तो वो जो शेयर्स का पैसा लेके मतलब फ्रॉड भी तो कर सकती है शेयर के पैसे पे। शेयर एंड शेयर कैपिटल चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। इतने कंप्लायंसेस है ना कि कोई कंपनी बना के तो फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर वो कंपनी ही नहीं बनाएगा, क्योंकि आप कुछ भी करने जाओगे ना उस पैसे से तो क्या होगा भाई? आप क्या करोगे? आप या तो टैक्स बचाओगे, टैक्स बचाओगे तो सोर्स आपको वैसे ही बताना पड़ेगा कि शेयर में जो पैसा लग रहा है वो कहां से आएगा। इसलिए फ्रॉड नहीं कर सकते, उस पैसे को यूज कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि द मोमेंट यूज करोगे तो आप फिर गवर्नमेंट का स्टेटस नहीं दे सकते, इसलिए नहीं हो पाएगा। अरे जब तक आप ट्रांजेक्शन करना आपको अलाउ ना हो तब तक आप फ्रॉड नहीं कर सकते। अरे यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि बंद करोगे ऑपरेशन। क्लियर है क्या? ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? बिना बताए थोड़ी ना कर देंगे अपन। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना? इस बात के लिए बिल्कुल निष्फिक्र रहना और बिल्कुल इस बात को समझ लो कि किसी भी शेयर होल्डर को बिन बताए नहीं हो सकता कुछ भी। पूरा कंपनीज एक्ट का कोर प्लेटफॉर्म ही ये है कि शेयर होल्डर के साथ गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो तुम ये मत सोचो कि कंपनी ने पैसे जुटा लिए जनता से और उसके बाद फिर गवर्नमेंट का स्टेटस मिल गया। अगर ऐसा करने वाले हैं तो इसका रेजोल्यूशन ही किससे पास होगा? शेयर होल्डर से। इसका डिसीजन ही कौन लेने वाले हैं? अगर एक चलती कंपनी बीच में इस तरीके से हो जाएगी, और कोई कंपनी इस तरीके से नहीं कर सकती। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात कह रही है। तुम तो समझ लो कि छोटी मोटी बातों के लिए भी खास शेयर होल्डर को परेशान नहीं किया सकता। ये तो इतनी बड़ी बात हो गई कि भैया पैसे ले लो, उसके बाद बोल रहे हैं हम गवर्नमेंट हम कोई काम नहीं करेंगे। इतना तो बड़ा कोई कर ही नहीं सकता। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? ठीक है। और इसका ना यही डिस्कशन है। बाकी गवर्नमेंट कंपनी का नाम पता है आपको कहाँ सुनने को मिलेगा? बस जो प्रोविजन नहीं है ना एप्लीकेबल, एंड में एक्सेप्शंस। आ रहा है समझ में? हम पूरा कंपनीज एक्ट जो पढ़ने वाले हैं ना वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए बेसिक पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट कंपनी का अगर आपको कोई भी डिस्कशन आने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊं तो मैक्सिमम ये आने वाला है व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी। आ रहा है समझ में? याद कर पे आपको दिया रहेगा कि भैया इसका ये ट्रांजेक्शन हुआ, ये ट्रांजेक्शन हुआ, ये नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? आपको ये बताना है क्या ये गवर्नमेंट के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है। आ रहा है समझ में? मैक्सिमम इतना है। क्लियर है? ठीक है। डाउट है क्या कुछ? चलो फिर क्या है? ग्रांट ऑफ स्टेटस ऑफ आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी, रजिस्ट्रार जो है क्या करेगा? शैल अलाउ द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी टू द एप्लीकेंट कंपनी। रजिस्ट्रार इसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। गवर्नमेंट के क्या क्या कंप्लायंसेस हैं? टू रिटेन इट्स गवर्नमेंट स्टेटस अ गवर्नमेंट कंपनी शैल हैव सच मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फाइल सच डॉक्यूमेंट एंड पे सच एनुअल फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आ रहा है समझ में? बेसिक बातें आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। If a government company fails to comply with these requirements, the registrar shall strike off its name from the register of government companies. ठीक है, रीड कर लो उसको एक बार। देखो मई 2016 में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एज एनविसेज्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। और कोई डिस्कशन इसको लेकर के है? आ रहा है सर?
का इसका सेक्शन नंबर थोड़ा अलग सा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ये एंड में डिफाइंड है। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, तो ठीक है एंड में डिफाइंड नहीं है वहां पर, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये टाइप ऑफ कंपनी नहीं है ना, ये स्टेटस चाहिए कि आप स्टेटस ले रहे हो जल्दी कंपनी, मतलब आप बोल रहे हो कि अभी थोड़े टाइम हम बस कंपनी रजिस्टर कर देना, होगी तो ये प्राइवेट पब्लिक ही आ रहा है समझ में, क्लियर है? क्योंकि जो भी अगर कंपनी बनी है ना, समझ में आ रहा है, तो वो या तो प्राइवेट या तो पब्लिक है, बाकी सारे एडिशनल उसके जो है वो बात है। बस बेटा आज अपना चिल्लर काम खत्म हो जाएगा, आ रहा है समझ में? इसके बाद से अपने चालू होंगे मेन वाले प्रोविजन, मतलब इसके जस्ट बाद हम पर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चालू होगी। एक टाइप की कंपनी बची है अभी आपकी, सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल पर्पस वाली, आ रहा है समझ? उसके बाद फिर अपन प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन जो है वो चालू कर देंगे, ठीक है ना? स्टार्ट ऑफ कंपनी एकदम चालू हो जाएगा। अभी मतलब अभी अपन बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं कि क्या क्या टर्म्स है, टर्म्स के मीनिंग अपन समझ लो कि पढ़ रहे थे, क्लियर है? कुछ बहुत यूज होंगे, कुछ बहुत यूज नहीं होंगे। आपसे जो डिस्कशन होगा वो पूरा कनेक्टिंग रहेगा, समझ में आ रहा है ना? अब आपकी एक भी क्लास मिस होगी अगर, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी पिछली क्लास का थोड़ा सा बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ही आपको आगे की क्लास का पूरा समझ में आएगा। इसलिए कभी भी क्लास मिस करो, समझ में आ रहा है, किसी भी जेन्युइन रीजन या किसी भी कारण से, तो पहले आकर के एक बार बात कर लें, आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? गवर्नमेंट कंपनी से तो टैक्स एवेड हो सकता है, तो अगर किसी ने अब बोला कि सर अप्लाई करो हमारी शेयर के लिए, मैंने शेयर दे दिए, तो एसेट के ऊपर तो टैक्स लगता नहीं है, तो मेरी इनकम पे तो अब टैक्स नहीं लगेगा सर, तो एवेड हो सकता है टैक्स। आपको जब इनकम हुई होगी तब आपने उसको शेयर्स में लगाया, आपने अपनी जो इनकम कमाई उस पर तो टैक्स दिया होगा, फिर जो बची इनकम है उसको आपने कहां पर लगाया? कंपनी में, और कंपनी अभी इनकम कमा रही है क्या? नहीं, तो आपको इनकम ही नहीं होगी तो आपका टैक्स इवेट का होगा आपको। हाँ, तो फिर उस पैसे पे आप कमा रहे हो क्या? नहीं, तो मैं टैक्स दूंगी नहीं। तो कमाई पे ही तो टैक्स दिया जाता है जब आप कमाई। मैंने कमाया, मैंने टैक्स पे किया, मेरे हाथ से इनकम आई, हाँ, मैंने गवर्नमेंट कंपनी के शेयर दे दिए क्योंकि उनको तो अलॉट करनी है। हाँ ठीक है, तो अब उधर से तो इनकम आएगी नहीं क्योंकि ऑपरेशन कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इनकम नहीं आएगी तो टैक्स भी नहीं लगेगा भाई, सरकार आप इवेजन हो जाएगा। इवेजन नहीं है, सुनो ना, आपको अगर इनकम नहीं हो रही, समझ में आ रहा है, तो सरकार थोड़ी आपसे टैक्स लेती है, ये इवेजन थोड़ी है। क्लियर हो गया? और कोई कर लिया रीड? ठीक है, अब बताओ क्या कंपनी सिटीजन है? तो कंपनी सिटीजन नहीं है। वैसे ये डिबेटेबल है, ये किसी सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, ये ऑथर ओपिनियन है, बहुत ध्यान से, ठीक है ना? सुनना, सिटीजन बहुत टेक्निकली सिटीजन वर्ड यूज किया गया। क्या कंपनी रेसिडेंट है? क्या कंपनी रेसिडेंट है? अरे समझे, क्या सिटीजन बोलेंगे अपन? सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से कवर नहीं होती, इसलिए कंपनी जो है वो सिटीजन नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना? तो उसको सिटीजन वाले जो राइट्स है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिले वो नहीं, बहुत स्पेसिफिक बात की गई है, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक। अरे समझ में, अगेन ये बात यहाँ पर क्यों की गई है? क्योंकि पास्ट में 10 साल पहले, 10-15 साल पहले एक क्वेश्चन इसमें आया था कि क्या कंपनी सिटीजन है? कम है। क्लियर है? तो वो जो सिटीजनशिप एक्ट है ना उसके हिसाब से तो ये सिटीजन नहीं। अरे जो सिटीजन को राइट मिले, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अदर पर्सन को राइट दे रखे ना, अदर पर्सन को, समझ में आ रहा है? सिटीजन के अलावा वो सारे राइट एक कंपनी को भी मिलेंगे। एक अलग पर्सन है क्या कंपनी? हाँ। रेसिडेंट है क्या? हाँ। तो उसको सारे राइट मिलेंगे, सिर्फ सिटीजन वाला जो वर्ड है, समझ में आ रहा है, वो कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिटीजन वाले राइट नहीं मिलेंगे, लेकिन अदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो मिल जाएंगे। छोटी सी बात है, किसी सेक्शन में नहीं लिखी, जेनरिक बात है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि हम लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था फाउंडेशन लेवल पर भी, पार्टनरशिप एक्ट में भी इसका रोल जो है वो अच्छा खासा होता है। ठीक है ना? लॉजिक बता देता हूं पहले आपको इस सेक्शन का, समझ में आ रहा है? सेक्शन 464 का जो लॉजिक है वो समझ लो। क्लियर है? ठीक है ना?
जो पूरे कंपनीज एक्ट का लॉजिक है ना कंपनी वगैरह बनाने का, समझ में आ रहा है? उसी तरीके का है। बहुत ध्यान से, सरकार क्या चाहती है? सरकार वेलफेयर चाहती है। ऑफिशियली तो सरकार को क्या करना पड़ता है, मतलब लोगों का, ऐसे बोलना चाहिए, क्या करना पड़ता है? तो कोई भी कानून जो है वो उसके हिसाब से ही बनेगा, समझ में आ रहा है? ऐसे सारे प्रोविजन गवर्नमेंट लेकर के आती है, समझ में आ रहा है, जिसमें कि कोई दिक्कत ना, जहां भी पॉसिबिलिटीज होती हैं लोगों के साथ गड़बड़ होने की, वहां पर कुछ ना कुछ प्रोविजन जो है वो सरकार लेकर के आती है। पार्टनरशिप एक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई ऐसा जिसने पार्टनरशिप एक्ट ना पढ़ा हो? हेलो, ठीक है ना, सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट की थीम क्या है कि जो पार्टनर्स को डिसाइड करना है वो कर सकते हैं। पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट है। पार्टनरशिप का बिजनेस किस तरीके से चलता है? जो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे वो करेंगे। तुम समझो, जो पार्टनरशिप एक्ट है, क्या वो पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा गवर्न करता है कि नहीं? देखो ऐसा करो ऐसा करो। ज्यादातर चीजें जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है वो किस तरीके से लिखी है कि जैसा ठीक लगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसा ठीक है, बस हमने सबको अधिकार दे दिया कि सारे लोगों के पास बिजनेस में इंटरफेयर करने का अधिकार है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमने उसमें ये नहीं लिखा कि कितने पार्टनर हो सकते हैं, क्लियर है? ठीक है ना। अब समझना प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर मान लो कि आप सबको पार्टनर बोल करके एडमिट करो, ठीक है ना, तो आपकी एक लिमिट होती है। मान लो कि आप 10-25 पार्टनर, मतलब हम लोग तो यहाँ पर और लोअर लिमिट ही मेंटली होगी, समझ में आ रहा है कि 10 लोग पार्टनर है तो मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। 20 लोग हैं, समझ में आ रहा है, 30 हैं, 40 लोग हैं अगर, तो सरकार ने एक रैंडम निकाला कि यार 50 का अपन लेकर के चलते हैं लगभग, ठीक है ना। उन्होंने कहा यार कि ये तो कल को बढ़ाना पड़ सकता है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कल को इसको अपन बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 100 तक भी करते हैं, लेकिन अभी अपन की एप्लीकेबल लिमिट क्या लेकर के चल रहे हैं, 50, समझ आ रहा है? ठीक है, अब सरकार ने बोला कि देखो कोई भी 2-4 लोग मिलकर के बिजनेस करना चाहते हैं तो कर लो, हम उसको इलीगल नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है? हम उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप बिना रजिस्ट्रेशन के चल सकती है? आ रहा है समझ? ठीक है ना। अब बिना रजिस्ट्रेशन के चल सकती है पार्टनरशिप, तो लोग जुड़ते जा रहे हैं और पार्टनर जुड़ते जा रहे हैं। जहां ज्यादा जनता हुई वहां पर पॉसिबिलिटी किस चीज की हो सकती है, फ्रॉड की। आ रहा है समझ? तो जहां ज्यादा जनता हुई क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फ्रॉड वगैरह की हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया देखो, बिना रजिस्ट्रेशन अगर चल रहे हो, बिना रजिस्ट्रेशन अगर चल रहे हो, समझ रहे हैं, तो 50 तक में तो चले जाना, समझ रहे हैं? तो 50 तक में तो क्या कर लेना, चले जाना, समझ रहे हैं? 50 के ऊपर अगर गए तो फिर यहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लेना, फिर कंपनी फॉर्म में आ जाना। तुमको, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहे प्राइवेट कंपनी बना लो चाहे तुम पब्लिक कंपनी बना लो। बेसिकली थीम क्या है कि बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं ना, तो किसी रजिस्टर्ड फॉर्म में आप वर्क करेंगे, यानी फिर आपको फ्लेक्सिबिलिटी कम दी जाएगी, फिर आपको कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स या वो सारे हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे। तो हमने आपको सीधे सीधे एक तरीके से क्या बोल दिया कि कंपनी बन जाना भाई, समझ में? इनडायरेक्टली एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, कंपनी, क्योंकि ज्यादा लोग हैं ना तो डिस्क्लोजर्स थोड़े से ज्यादा लगेंगे। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 464 prohibits carrying on any business by any association or partnership if the number of members of such association or partnership exceeds the prescribed number। वो prescribed कितना है अभी, 50। The prohibition under section 464 is attracted if the following conditions are satisfied। कि association or partnership consists of more than such number of persons as may be prescribed। ठीक है, prescribed कितना है, 50। The number of member prescribed for this purpose is 50। फिर वही बात बोल रहा है, आ रहा है समझ में? तो कुल मिलाकर ए पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ काम का एक शब्द है क्या, 50, समझ रहे? और उसको अगर यहीं ऊपर रख दो, इसको यहीं पर रख दो, समझ रहे? एक्सीड्स 50, द प्रिस्क्राइब्ड नंबर की जगह लिख दो 50, खत्म हो गई बात, पूरा ए पॉइंट उड़ा सकते हो। जब आप अपना एक्सप्लेनेशन करेंगे तो जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा कर सकते हो। इसका मतलब क्या लिखोगे, देखो कि सेक्शन 464 जो है वो क्या कर रहा है, वो आपको प्रोहिबिट कर रहा है, समझ में आ रहा है? बिना रजिस्ट्रेशन, समझ में आ रहा है, 50 से ऊपर लोगों के बिजनेस करने को वो रोक रहा है। आ रहा है समझ में? अगर आप पार्टनरशिप में या अगर आप एसोसिएशन में काम कर रहे हो, आ रहा है समझ में, तो वो आपको रोक रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। दूसरा क्या कर रहे हैं, देखो ये एसोसिएशन क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। ये एसोसिएशन क्या कर रही है बेटा, बिजनेस। तो सेकेंड वाले पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस। मकसद इसका क्या है, प्रॉफिट। मकसद इसका क्या है, एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप और बाय द
इंडिविजुअल मेंबर्स 0। मकसद क्या है? प्रॉफिट। और क्या कह रहा है कि एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, कहां पर? कंपनीज एक्ट में, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और इज नॉट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये तो अपन छोड़ देते हैं, नॉट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ, किसी कानून से बनी तो बात ही अलग हो गई, फिर तो अलग ही मैटर है। बाकी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं। तो इसका सीधा साधा सा मतलब आप लिख लें, समझ में आया? इसका सीधा मतलब आप किस तरीके से लिखेंगे कि अगर 50 से ज्यादा आपके मेंबर्स, आपके बिजनेस वाले जो भी साथी हैं, पार्टनरशिप आपका जो ग्रुप है, समझ में आ रहा है, अगर 50 से ज्यादा होता है तो आपको फिर क्या करना है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा लेना। तो आपको क्या करना है? फिर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा लेना। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि बिना कंपनीज एक्ट के रजिस्ट्रेशन के 50 से ज्यादा लोग बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसा भी बोल सकते हो कि 50 से ऊपर अगर गए तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। आ रहा है समझ में? ठीक है। पचास से ज्यादा में गए तो क्या करवाना पड़ेगा बेटा? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? क्लियर है ये? ठीक है, समझो। नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है? पहले नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेते हैं अपन, फिर अपन कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। एचयूएफ, एचयूएफ सुना है तुम लोग? क्या होता है एचयूएफ? कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है? नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन फैमिली पहले तो होती भी थी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर मान लो फैमिली में ही कितने लोग हैं? 60-70। मुश्किल है आज की डेट में ऐसा इमेजिन कर पाना, लेकिन अगर मान लो कि है, अरे चाचा मामा ताऊ सब मिला करके अगर मान लो कि है, क्लियर है, तो एचयूएफ जो है उसको एग्जेम्पशन मिली हुई है सेक्शन 464 से। मतलब कि अगर एचयूएफ में 50 से ज्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन एचयूएफ एक ही एचयूएफ की बात कर रहे हैं अपन, एचयूएफ मिल जाएंगी तो नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है? एक ही एचयूएफ में अगर 50 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो वो बिना रजिस्ट्रेशन के भी कैरी ऑन कर सकते हैं। मतलब उनको कंपनी में कन्वर्ट करने का कंपल्शन है क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इनको एग्जेम्पशन है। दूसरा, एन एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप इफ इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स हु आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। बेसिकली एलएलपी इसमें कवर हो जाएगा, आ रहा है समझ? ठीक है ना? तो एलएलपी वगैरह में हो तो आपको फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, अगर मान लो स्पेशल एक्ट आप पर लगता है तो फिर आपके ऊपर ये लागू नहीं होता। स्पेशल एक्ट, एलएलपी जनरली प्रोफेशनल्स बनाते हैं, इसलिए इसका एग्जांपल अपन यहाँ पर ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप इफ इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स ने बना रखी है। प्रोफेशनल्स कौन कहलाते हैं? सीएसीएस, मेनली अपन इन्हीं लोगों को प्रोफेशनल्स मानते हैं, ठीक है ना, हु आर गवर्न्ड बाय स्पेशल। तो उनको कहां पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है? उनको कहां रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है? समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो समझो, एचयूएफ को छोड़ करके और स्पेशल एक्ट वाले प्रोफेशनल्स को छोड़ करके बाकी अगर कोई भी ग्रुप, समझ में आ रहा है, ठीक है, मिलजुल करके अगर बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट के लिए, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना? तो अगर उसकी संख्या 50 से ज्यादा है और वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे इलीगल एसोसिएशन घोषित कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, और अगर आप ऐसा करते पाएंगे, इसका मतलब बेसिकली कंपलसरी कर दिया, 50 से ज्यादा हो तो चलो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा, आ रहा है समझ? अगर नहीं कराया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखो जरा, where an association or partnership carries on business in contravention of provision of this section, every member of such association or partnership, every member of such association or partnership shall be punishable with fine which may extend to rupees 1 lakh, 1 लाख तक का। याद रखना, मे एक्सटेंड टू है, ठीक है, अभी ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अभी प्रोविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और फिर उनकी एंटिटी लायबल नहीं रहे, फिर सारे लोग कैसे लायबल हैं? पर्सनली लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज इंकर्ड इन सच बिजनेस। दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रॉड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, सबको पार्टनरशिप में ऑफर कर देते हैं, समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए, समझ में आ रहा है, क्या किया गया है? इस तरीके के प्रोविजंस लाए गए, क्योंकि कुछ लोग फिर क्या करते हैं, बहुत इस तरीके से जोड़ देते हैं। आपको पता होगा एमएलएम्स जो चलती है, एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग
जो नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह चलती है उन सब में भी हो सकता है कि लीगल जो वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन करे वो आपको पार्टनर बना ले। आपको पता है एमवे का नाम सुना है सबने? एमवे किया हुआ है किसी के घर में, किसी के घर में, किसी घर में चल रहा है, बताने में भी ऐसा लगता है किसी को। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, मैंने किया हुआ था अरे समझ में, ठीक है, 20 साल पहले। तो उसमें क्या होता है कि वो एक तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, लीगल एग्रीमेंट टाइप होता है डिस्ट्रीब्यूटर, समझ में आ रहा है? उसकी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। अच्छा हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस जनरली भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है? ये डिस्कशन थोड़ा सा जनरल जाएगा, ठीक है, जरूरी है, क्योंकि मेरे को एक बात याद आ गई है। मेरा एक पुराना स्टूडेंट है, समझ में आ रहा है, ही हैज बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना, तो मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो ऐसी एमएलएम स्कीम में फंस गया, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। एमवे नहीं, इस तरीके की बड़ी सारी चल रही है, अरे ठीक है ना, मतलब मुझे तो लगता था कि ये बंद हो गई है इस तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे ये बताओ कि किसी को कौन ऐसा है जिसको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही कि एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? ऐसे हैं ना बहुत सारे लोग। सुनो, आपके साथ जीवन में ये होगा, है ना? कि कोई आपका कोई दोस्त या कोई भी दूर का रिलेटिव वगैरह समझदार वो आपके पास आएंगे, समझदार है, और फिर वो आपको एक स्कीम समझाएंगे, अरे ठीक है, और वो स्कीम इतनी जबरदस्त लगेगी आपको, समझदार है, कि आपको लगेगा कि अरे मैं कहाँ था अभी तक, अरे सर में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पैसे कमाने की और मैं मिस कर रहा था, क्योंकि यार यू टेंड टू बिलीव एवरीवन, समझा, क्योंकि आप फैक्ट्स एनालाइज वो सब नहीं करते। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने फैक्ट एनालाइज नहीं करे थे, अरे समझे, ठीक है ना, मुझे पता भी नहीं था कि लीगल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, समझ रहे? मैं 12th क्लास में था, आई वाज नॉट इवन एलिजिबल कि मैं उसमें अपने नाम से रजिस्टर कर पाऊँ, समझ में आ रहा है? मेरे भैया 18 साल के ऊपर थे, तो उनसे मैंने साइन करवाया था, पूरा मैंने अटेंड करी थी उसकी जो मीटिंग वगैरह थी। तो वो स्कीम बताते हैं, ठीक है, तो जैसे एमवे वगैरह का मैं बताता हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि भैया आप एक काम करो, ठीक है, आप हमारे मेंबर बन जाओ। मैं बहुत चालू भाषा में बता रहा हूँ, उसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड रहेगी, ठीक है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है मैं बताऊंगा अभी आपको। वो आपको बोलेंगे कि आप हमारे मेंबर बन जाओ, ठीक है ना, इतने रुपए दे करके, ठीक है। अब आप जब और किसी को भी मेंबर बनाते जाओगे, तो वो जो पैसा देगा उसके पैसे में से आपको शेयर मिलेगा, समझ रहे? और फिर वो जिसको आपने बनाया, मतलब मेंबर बनाया, अरे सर, वो अगर किसी और को बनाता है और वो किसी और को बनाता है, तो इस तरीके से, और उसके बाद फिर आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे, ये लोग देखो, समझ रहे हैं, ये घर में बैठे हैं और इनको 2.5 लाख रुपए देखो मंथली का चेक है, 17 साल का ये लड़का है, अरे समझ में, देखो इनको ये कमा रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए, समझ में आ रहा है, और उनको बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसी हॉल को वो लोग बुक करते हैं, समझ में आ रहा है, वहां पर उसकी मीटिंग्स होती हैं, मतलब वहां पूरा का पूरा माहौल जो है वो इस तरीके से बना होता है कि आप बिलीव ना करो, आपको लगेगा इतने सारे लोग हैं, अरे समझ में, जो बिलीव कर रहे हैं इस बात को, तो मैं कैसे बिलीव ना कर लूं, अरे समझ में, ठीक है ना? तो इसकी सच्चाई समझने तो मैं से वो कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारी फ्रॉड स्कीम्स है, बहुत सारी कंपनीज जो है वो बंद हो चुकी है इस चीज को लेकर के, बहुत सारे बेसिक लोगों के पैसे डूब चुके हैं इस चीज को लेकर के, आ रहा है समझ में, ठीक है ना? कुछ कंपनीज के जैसे एमवे का भी मैंने कुछ दिन पहले सुना था शायद कि उसका प्रेसिडेंट मिसिंग है, उसको ढूंढ रही है पुलिस या ऐसा समथिंग। बाकी एमवे का कॉन्सेप्ट सबसे जेन्युइन है, समझ में आ रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करते। जो लोग करने वाले हैं ना, उन लोग उसको क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि भैया वो प्रोडक्ट बेस्ड कमीशन है, मतलब मैंने जब पैसे दे दिए और हो गया, तब मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में प्रोडक्ट वाला है कॉन्सेप्ट, कि आप क्या कर रहे हो, आप रेफर कर रहे हो, समझ रहे हो, और सामने वाला बंदा प्रोडक्ट खरीद रहा हो, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, समझ रहा है, क्योंकि उनमें सबका कमीशन जुड़ा हुआ है। तो वो जब कोई खरीदता है तो उसका कमीशन पूरे सीरीज में बढ़ता है, पूरे पिछले रेफरल्स में, जितने लोगों ने भी क्या किया हुआ है, रेफर किया हुआ। अगर आपको कभी ऐसी कोई स्कीम में फंसने का मौका मिले, अरे समझे, तो एक बार मेरे से क्लास ले लेना, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो वो जब आया था, ठीक है ना, मेरा स्टूडेंट वो पुणे में है, वो चार्टर लग गया, उसमें कुछ 50-60 हज़ार रुपये थे, उसमें अभी 3-4 साल काम करना है, और उसके बाद फिर लाखों और करोड़ों और एकदम अरबों, समझ आ रहा है, ठीक है, जबकि वो बहुत दिमाग वाला है, ऐसा नहीं है, देखो चार्टर्ड बन गया यार कोई बंदा, समझ आ रहा है, उनकी ट्रैपिंग इस लेवल की रहती है ना। और उसके बाद पता क्या कर रहे थे वो लोग, उसको बनाने के बाद सिर्फ उसी का नाम यूज कर रहे थे हर जगह किसी को भी बनाने के लिए। देखो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ है, देखो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ, मैंने कहा तेरे को सिर्फ इसलिए बनाया है, अरे तो उसने वापस जाकर के क्लेम कर
वापस, क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन मैंने अपनी क्लास छोड़ करके मतलब आधा घंटा 45 मिनट उसका सेशन लिया था। मैंने कहा भाई लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट को गाली देने लग जाएंगे, अरे समझ में तेरे नाम से मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। तो किसी के सामने भी अभी कभी भी ऐसा कुछ हो तो मैं फ्री में इसके लिए सेशंस देता हूँ, अरे समझ कि किन बातों का ध्यान रखो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ एक्चुअली क्या है ना, एमवे ने स्टार्ट किया ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर उसमें बहुत सारे स्वदेशी करके एक चलता था, और मोदी केयर क्या था वो, बहुत पहले से है वो समझ ना रहे उसको, हो गए 15 साल पहले, समझ ना रहे। और ये वेस्टीज अभी चल रहा है, ये ऐसे बहुत सारे हैं कॉन्सेप्ट्स, आ रहा है समझ में, सारे कुछ एमएलए में। मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनो, आपको चीज़ों के बारे में जानना है सही, ठीक है ना। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्या बताऊँ यार मैं, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे ही बता देता हूँ, सुनो ध्यान से, ठीक है। सुचेता सुचेता दलाल करके है, ठीक है, सुचेता दलाल, ठीक है। हर्षित मेहता का नाम सुना है? देखो आप कॉमर्स फील्ड से हो, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ऑथेंटिक है और बहुत जरूरी है, समझ आ रहा है, ठीक है। सुचेता दलाल जो है वो लेडी है जिसने हर्षद मेहता का फ्रॉड पकड़वाया था। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर है आज तक का, समझ रहे हैं, और 1990s की बात है। और उसका उसका एक ट्रेनी था, समझ रहा है, जिसका नाम था केतन पारेख, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। बाद में वो भी बड़ा फ्रॉडस्टर निकला, मतलब स्टॉक मार्केट का, समझ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है वो किया था। तो जैसे ऐसा होता है ना कि अभी धरती खत्म होने वाली है, इसके 2 मिलियन व्यूज रहते हैं यूट्यूब पे ठीक है ना, है ना। कुकर में पटाखा फोड़े तो देखें, 3-3 मिलियन व्यूज है, समझ रहे जो है वो क्या करें, हमारा दुनिया ही ऐसी है। सुचेता दलाल के वीडियो में 12-13 हजार व्यूज है, बहुत नॉर्मल से ऑडिटोरियम में वो ले गए, लेकिन जितनी बातें उसने की है उसमें जबरदस्त ऑथेंटिक, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह को लेकर के, एमएलएम को लेकर के, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वगैरह को लेकर के, समझना रहे। एक आम इंसान को जितनी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए अपनी लाइफ में, अरे सर ने वो सारी जो है वहां पर बताए हुए, क्लियर है, ठीक है ना। तो इसके 3-4 वीडियोस हैं, उसकी हेडिंग में मुझे लगता है आपको ये मिल जाएगा, समझना रहे। वो नहीं मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगेगा बिल्कुल, समझना रहे, कोई शूशा नहीं है, समझना रहे। माइक भी कूका करता रहता है शुरू में उसका, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग बैठ रहते हैं जो एकदम डरे सहमे से, कुछ एजेड, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो ऐसा देख के फील आएगी, अरे यार क्या है यार, कुछ थोड़ा डिक्चिक डिक्चिक डांस थोड़ा मजा आए, आ रहा है समझ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ से अल्टीमेट है वो, समझदार है। जिस लेडी ने हर्षद मेहता के फ्रॉड को पकड़वा दिया, केतन पारेख, जो इतने अरबों खरबों का फ्रॉड था ना, समझदार है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब उसी ने आवाज उठाई थी। इज जर्नलिस्ट, अब पता नहीं मतलब एडिटोरियल होगी किसी चीज की, तो मैंने वो करे, मेरे पास मेरे को कोई कमीशन नहीं आ रहा है इसके वीडियोस दिखाने में, समझदार है। मैं इस तरीके की जो नॉलेजेबल चीजें वो पता नहीं चलती हैं आपको, समझदार है कि वो कहाँ है कैसे, तो ये जरूर देख लेना, समझदार है, ठीक है। चलो ये कर लो, ये लिख लो जब तक। ये 50 से ज़्यादा लोग मिलके बिना रजिस्ट्रेशन किए बिजनेस नहीं कर सकते, प्रॉफिट मेकिंग के लिए बिजनेस नहीं कर सकते, एक्सेप्शन एचयूएफ और प्रोफेशनल गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। अगर किया तो 1 लाख रुपए पर मेंबर फाइन और पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर। शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। भैया प्रोफेशनल वाला पॉइंट को और सुनाइए। एलएलपी लिख लो ना एग्जांपल में, कि अगर प्रोफेशनल स्पेशल एक्ट से गवर्न, अगर किसी एक्ट में रजिस्टर हो रहे हैं प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, जैसे आईसीआई या आईसीएस मैंने बोला ना, सीएससीएस, तो उनमें चलेगा, उनकी पार्टनरशिप चलेगी, मतलब उनकी पार्टनरशिप 50 से ज्यादा है तो भी चल जाएगा। एलएलपी ही है वो एक्चुअली, मतलब अगर कोई सीएस मिलके 50 से ज़्यादा लोग हैं और कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो चल जाएगा। चल जाएगा। अच्छा अभी लिखा नहीं क्या? भैया वो
क्लियर है ये? ठीक है, देखो जनरल नॉलेज में उतना ही दूंगा आपको जितना आपकी डेली लाइफ में जरूरी है, और वो जरूरी है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, क्योंकि कमर्शियल आप एज ए पर्सन हो ना, समझ में आ रहा है? सीए सीएस बनने के बाद भी बहुत लोग कुछ कर नहीं पाते हैं खास, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज मिसिंग हो जाता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है कि ये जनरल नॉलेज तुम्हारे कमर्शियल नॉलेज को सपोर्ट करेगा। जैसे पानी होता है ना, तो पानी में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन पानी के बिना ना खाना पच सकता है ना कुछ और, समझ में आ रहा है? वैसा है ये जनरल नॉलेज, समझ पाओ तो जो बोला। ठीक है, चलो लिख लिया ये, मतलब समझो वो पूरी एक साथ लग रही है सारी कंडीशन कि 50 से ज्यादा लोग प्रॉफिट मेकिंग के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं कर सकते, मतलब वो ऐसा है। हिंदी में लिखा ना, मैंने बोला ना मेरे शब्दों का इंटरप्रिटेशन मत लिखो, वो इंटरप्रेटेड फॉर्म है, उसको चेंज कर लो। तो बेटा ये दो क्वेश्चन हैं आपके, इन दो क्वेश्चंस को आपको करना है। याद रखना एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 2 HUF मिल जाएंगे तो हर एक मेंबर काउंट हो जाएगा। फिर अगर 50 से ज्यादा हुए तो वो क्या कहलाएगा? इलीगल एसोसिएशन कहलाएगा। प्लस एक बार आप हो गए ज्यादा, ठीक है, उसके बाद में आपने कम कर लिया कि अरे यार गड़बड़ हो गई, चलो कम कर लेते हैं, 55 हो गए, ओ माय गॉड चलो 45 कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? तो चलेगा क्या? नहीं, तब भी नहीं चलेगा। एक बार आप उस लिमिट को क्रॉस करके, इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपको लिखने हैं, आंसर मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, चलो निधि कंपनी छूट गया, कोई बात नहीं, है ही कुछ नहीं उसमें खास। ठीक है, चलो देखो एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है उसका, समझ आ रहा है? सीएस वालों को अलग से है पूरा, शायद 1 या 2 दिन का डिस्कशन, बहुत सारी कंडीशन है। सीए वालों के लिए सिर्फ इतना जानना काफी है, ठीक है, वो इस वाले चैप्टर में कवर्ड है, अपन जो कर रहे हैं ना फाइनेंशियल सर्विसेज वाला, इसमें अलग से कवर्ड है निधि कंपनी। क्लियर? तो सीए वालों के लिए कितना जानना इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इतना ही कि जो सेविंग्स और उसको लेकर के, तुम आम भाषा में ऐसे समझो जैसे बैंक होता है, समझ रहे? तो बैंक ऐसा बिजनेस होता है कि जनरल कोई भी व्यक्ति जाकर के अकाउंट खोल सकता है, समझ रहे? और बैंक किस चीज में हेल्प करता है? सेविंग्स में हेल्प करता है, आपकी एक हैबिट डेवलप करता है ताकि आपकी सेविंग्स हो पाए। तो निधि कंपनी का पर्पस यही है, लेकिन निधि कंपनी ये काम सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए करती है। मतलब निधि कंपनी के जो मेंबर्स हैं इसमें कम से कम 200 मेंबर्स होने चाहिए, इस तरीके का रहता है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो निधि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो आपस में जुटे हैं कि भैया चलो अपन सेविंग्स वगैरह करते हैं, समझ रहे? तो सिर्फ जो मेंबर है उस कंपनी के, वो लोग बस क्या कर रहे हैं, अपने पास सेविंग करके रख रहे हैं। इसके नाम से भी बहुत सारे फ्रॉड या उस तरीके की कंपनीज बनती हैं, जो चिट फंड होती है ना, बहुत सारे ऐसे आएंगे कि यहाँ पर लगा दो इतने पैसे और इतने इतने अर्न हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो वो इस तरीके की निधि कंपनी जो है वो बनाते हैं। तो इसमें बड़े सारे रूल्स हैं जो अलग से आपको निभाने हैं। यहाँ कितना लिखा है? निधि मीन्स अ कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि, अरे ठीक है ना, विद द ऑब्जेक्ट, मकसद क्या है इसका? हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग्स इट्स मेंबर्स, मेंबर्स में मतलब सेविंग्स की हैबिट बनाना, रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग टू मेंबर्स ओनली, मतलब अपने ही मेंबर से डिपॉजिट, अपने ही मेंबर्स को लोन वगैरह देना, ये काम करती है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, and which complies with such rules as prescribed by CG for regulation of such class of, क्लियर है क्या? तो सेविंग्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए जो निधि कंपनी, 2 नंबर भी बहुत है इसके लिए, समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन आता है तो समझ में आ रहा है, बाकी डिटेलिंग आपको है नहीं तो आएगी नहीं। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू अगर 1 नंबर का आ गया तो आ गया। चिट फंड के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, समझ में आ रहा है? वो चिट में आता है, ठीक है, कुछ तो इनफॉर्मल लेवल पर चलता है, ठीक है। चलो सुनो, लास्ट प्रोविजन, अगर आप कंपनी हो तो आपको नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना ही पड़ेगा। अगर आप कंपनी नहीं हो तो
लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड धोखे से भी अपने नाम के आगे यूज मत कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दोनों लेवल पर कंपल्शन है, समझ में आ रहा है? कर सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं, समझ में आ रहा है? कंपनी हो तो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड यूज करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता। मेरी बात समझना, अगर मान लो कि मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन दूं, ठीक है ना, कि सिर्फ कंपनी ही अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड यूज कर सकती है और कोई नहीं, तो इससे एक पॉइंट कवर नहीं होता, ठीक है, कि क्या कंपनी को यूज करना कंपलसरी है। तो दूसरी लाइन क्या है कि अगर आप कंपनी हो तो अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड यूज करना कंपलसरी है। आप समझ पा रहे हैं मैं दो बातें क्या कह रहा हूं आपको? एक ये कि कोई और यूज नहीं कर सकता, और एक ये कंपनी हो तो करना कंपलसरी। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? सिर्फ एक एग्जेम्पशन है, सेक्शन 8 कंपनी जो होगी उसको क्या करना है, वो अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड यूज नहीं करेगी, वो अपन सेक्शन 8 में पढ़ लेंगे। क्लियर है? ठीक है ना? तो नो पर्सन शैल यूज द word limited or private limited as the last words of its name or the title under which he carries business unless the following conditions are satisfied. कंपनी है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में सेक्शन क्या है कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, और दूसरा कि सच कंपनी इज अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड वर्ड किस लिए बना है? क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी इस तरीके से होती है, तो अगर वो नहीं हो तो अपने नाम के आगे भी यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आप कंपनी जैसे हो भी नहीं। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है ना? फिर अगर आपने गड़बड़ करी तो कम से कम 500 और मैक्सिमम 2000 रुपए पर डे का फाइन, पर डे का। जितने दिन यूज करोगे उतने दिन जोड़ते जाओ, 500 500 500 अगर मिनिमम लगा तो, नहीं तो फिर हो सकता है 1000 लगे, हो सकता है 1500, हो सकता है 2000 लगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये? लिमिटेड कंपनी मतलब कि लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब अनलिमिटेड पे ये प्रोविजन लागू नहीं होता। अभी करते हैं अपन डिस्कस, है ना, अलग से, है ना, मतलब चलो। हाँ, पेज नंबर 17 में एक क्वेश्चन है, वो समझ में नहीं आ रहा। कौन सा? एक बार पूरा चैप्टर देख लो क्या क्या। ये अब समझ में आएगा, ये वही है जो अलग से उसमें भी कवर्ड है। इसमें क्या किया इन लोगों ने, दो HUF थी वो मिला ली, है ना, और फिर बाद में कम कर लिए, दो मिक्स हैं इसमें, बेसिकली ज्यादा थे और उसके बाद फिर कम कर लिया हम लोगों ने। कम कर लिया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसका डिटेल्ड आंसर जो है वो आप लिख करके रहेंगे। आ रहा है समझ में? एक सेम है वो उसमें। अरे ये वाला उसी का है, मतलब ये वाला सेम है उसमें। हाँ, एक सिंगल HUF में 50 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो एग्जेम्प्ट है, समझ में आ रहा है? 2 या 2 से अधिक HUF हैं तो अपन सारे मेंबर्स को इंडिविजुअल काउंट कर लेंगे, क्योंकि फिर वो पार्टनरशिप के दायरे में आएंगे। फिर अगर 50 से ज्यादा हुए तो वो इलीगल एसोसिएशन। क्वेश्चन ऊपर छप गया है वो, एसोसिएट कंपनी के बाद वो क्वेश्चन छप गया है, जबकि वो इसके बाद आना था, तो ठीक है वो पॉइंट नोट कर लेना। मतलब ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, ठीक है? MCQs इसके जितने भी हैं वो सभी लोगों को करना है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो जैसे मान लो कि CS वाले में बोलेंगे भैया हमको MCQ वाला पेपर नहीं आता, हम MCQ क्यों करें? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। आ रहा है समझ में? ठीक है, मुझे लगता है ये इनफ रीजन होना चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका लेकिन भैया क्यों, है ना? तो हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। रीजन इसका ये है कि जब आप MCQ करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो लीगल कंटेंट है उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपको बिना कॉन्सेप्ट के नॉलेज के MCQ के क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, समझ में आ रहा है? तो जब आप MCQ करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं और आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, जो आपको सब्जेक्टिव आंसर जब आप करोगे, समझ में आ रहा है, तो उसमें हेल्प करेंगे। मैं क्लास का कोई टाइम नहीं लगा रहा हूँ इस चीज को लेकर के,
अरे समझ में मोरल सुएजन है ये, अरे समझ में, ठीक है ना, क्योंकि मैं जनरल अगर कोई भी क्वेश्चन करूंगा तो वो उस पर बेस्ड होंगे, क्लियर है। टेस्ट जो होंगे वो मैं उसी तरीके से गवर्न करूंगा कि भाई सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव सबको है, मैं आपको पूरा सब्जेक्टिव तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एमसीक्यू सेंस हमारे पास अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों को कर लेने चाहिए, वो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, क्लियर है क्या, ठीक है। चलो अभी अपन ब्रेक कर लेते हैं फिर 5-10 मिनट, ठीक है, 7th वाला एमसीक्यू, ठीक है। तो अभी मैं फिर ब्रेक कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद फिर अपन रिज्यूम करेंगे सीएस वाले, है ना, उसके लिए, ठीक है। चलो हाँ, क्या बोल रहे हैं, एक दो डेफिनेशन है उसके लिए मैं अलग से दे रहा हूँ आपको, अलग से दे दूंगा मैं, ठीक है ना। कल आपको नोट्स, कुछ लोगों के नोट्स खत्म हो गए होंगे, ठीक है ना, तो कल से फ्रेश जो है वो चालू हो जाएगा, जो नोट्स नहीं मिले जिन लोगों के तो वो ले लेना, है ना। हाँ पीएफआई वाला है ना, तो अभी है ही नहीं। पीएफआई की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 72। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और उसके पास जो गवर्नमेंट है उसका 100% शेयर होल्डिंग है, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट के पास उसका 100% शेयर होल्डिंग है,